हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है 27 जून 2025 को स्कूल लेके का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ उसके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है अपने को। तो पहला स्टेटमेंट देखें, मेलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होने वाला सबसे गंभीर मलेरिया है जो घातक भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, युग्मक जनन प्रावस्था गेमेटोसाइट प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो संक्रामक रूप है वो स्पोरोजोइट है। और बाकी तीसरा स्टेटमेंट देखें, टूटी हुई आरबीसी से मुक्त हीमोजोइक खंड व तीव्र ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वर की 3 से 4 दिनों में पुनरावृत्ति होती है, यह भी सही कथन है। चौथा, प्लाज्मोडियम अपना अलैंगिक चक्र मनुष्य में व लैंगिक चक्र मच्छर में पूर्ण करता है, यह भी सही है। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें अभिकथन ये कह रहा है कि डीडीटी पक्षी समष्टि की संख्या में कमी का कारण होता है। और इसका कारण डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित करती है, जिससे अंडकोश पतला होकर समय से पहले ही टूट जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं। वे कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तक अथवा अंगों की अस्वीकृति के कारण कुछ रोगियों में उत्तक अथवा अंगों का प्रत्यारोपण असफल हो जाता है। रोगी में इस प्रकार का प्रत्यारोपण अस्वीकार होना किस प्रतिरक्षा अनुक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका मर्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स इम्यून। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो अंग प्रत्यारोपण के जो बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट प्रत्यारोपित ऊतक को बाहरी प्रतिजन या एंटीजन के रूप में पहचानती हैं और उस पर हमला करती हैं, जिससे अंग प्रत्यारोपण असफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभोजिता का सर्वोत्तम रूप से सहभोजिता को सर्वोत्तम रूप से समझाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, एक जीव को लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे सहभोजिता का एक उदाहरण देखे, जैसे आम पर एपिफाइट्स के रूप में उगने वाला आर्किड, जिसमें आम को कोई आम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसमें आर्किड को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य नहीं है। तो जो मुख्य रूप से अपन देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने से है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना, ये तो इसका सही आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो है ये बात आई कि कार्बनिक प्रदूषकों को कम करना, यानी कि इससे रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन। और जबकि दूसरा ऑप्शन देखिए ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना, ये सही है। और तीसरा है CO2 के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना, ये भी सही है क्योंकि CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग का जो है कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और ऑप्शन 4 CFC के उपयोग में कमी, तो यह भी सही नहीं है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है।
CFC के उपयोग में कमी के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर हुआ, इसमें CFC के उपयोग में कमी पर बात हुई। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों इसके उद्देश्य नहीं है। बाकी ये क्योटो प्रोटोकॉल के 2 और 3 ये उद्देश्य में आता है। तो ये अभी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 और 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नदी के पानी में जैविक ऑक्सीजन की मांग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इसमें पानी में साल्मोनेला की, पहला ऑप्शन पानी में साल्मोनेला की मात्रा का प्रत्यक्ष माप देता है, यह गलत कथन है। दूसरा, पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता से इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन से संबंध होता है। तीसरा, पानी में वाहित मल मिलने पर यह बढ़ जाती है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जब सीवरेज का पानी इसमें मिलता है, वाहित मल मिल जाता है, तो बीओडी की मांग बढ़ जाती है, बीओडी बढ़ जाता है। चौथा है, शैवाल प्रस्फुटन होने पर अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पानी में वाहित मल मिलने पर यह बढ़ जाती है। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ज्वलित ऑक्सीजन की मात्रा है। बीओडी साल्मोनेला की मात्रा का प्रत्यक्ष माप नहीं है, प्रत्यक्ष माप नहीं देता है, बल्कि यह कार्बनिक प्रदूषक का एक संकेतक है। बीओडी का पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता से सीधा संबंध है। कुछ बीओडी का अर्थ है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक ऑक्सीजन का उपभोग किया जा रहा है, जिससे घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम के दौरान शैवाल के मरने और विघटित होने पर भी बीओडी बढ़ सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण, वायु, जल व मृदा की गुणवत्ता सुधारने एवं इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1986। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक प्राणी पलवक जातियां झीलों तथा तालाबों में निलंबित अवस्था में चली जाती हैं, यह कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइपोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। डाइपोज एक प्रकार की निष्क्रियता है जो कुछ जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए होती है, और जबकि प्रवसन ये जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो जीव एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और ग्रीष्म निष्क्रियता जब ज़्यादा गर्मी होती है तो जीव ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के उपाय हैं। और अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 9 में कथन 1 कह रहा है कि गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन में कार्बन का भंडार पृथ्वी की प्रकृति या क्रस्ट में पाया जाता है। कथन दूसरा, औषधि चक्र के फास्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल में स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हम बात करें कथन एक की, तो गैसीय प्रकार के खनिज चक्र जैसे नाइट्रोजन में कार्बन का भंडार पृथ्वी की प्रकृति या क्रस्ट में पाया जाता है, ये कथन गलत है। गैसीय चक्रों जैसे नाइट्रोजन में कार्बन का मुख्य भंडार वायुमंडल में पाया जाता है, न कि पृथ्वी की प्रकृति में। और कथन दूसरा देखें, औषधि चक्र के फास्फोरस तत्वों का भंडार वायुमंडल में स्थित है, ये कथन भी गलत है। क्योंकि औषधि चक्र जैसे फास्फोरस चक्र का मुख्य भंडार पृथ्वी की प्रकृति
और महासागरों की तलछटी में पाया जाता है, न कि वायुमंडल में। ऐसे ये दोनों कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड। कथन दूसरा, सुक्रोज में ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मध्य बीटा अल्कोहल बंध पाया जाता है। ये गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। कथन सच सकते हैं और दूसरा असत्य है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में जो है अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यह बंध पाया जाता है। विशेष रूप में ग्लूकोज इकाई के C1 यानी कार्बन फर्स्ट और फ्रुक्टोज इकाई के C2 के बीच में होता है। यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना ये बता रखी है, जिसमें ग्लूकोज के C1 और फ्रुक्टोज के C2 के बीच में अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रखा है, लिंकेज बना रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कथन एक कह रहा है कि यदि प्रतिकूल तनावग्रस्त बाह्य परिस्थितियां स्थानिक हो अथवा कुछ समय तक की रहती हैं तो जीव के पास प्रवास से निलंबन जैसे दो विकल्प होते हैं। और कथन दूसरा है, जीव अस्थायी रूप से प्रतिकूल आवास से अधिक आरामदायक या अनुकूल क्षेत्र की ओर जा सकता है तथा प्रतिकूल समय समाप्त होने पर उन्हें लौट आता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, इस वजह से इसका सही आंसर होगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार कर दी गई कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि अंत्य झिल्ली तंत्र में हरित लोक माइटोकॉन्ड्रिया में टॉक्सिफॉर्म सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी, खुरदरी अंत्यपद्धति तालिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होती है। ऑप्शन सी, चिकनी अंत्यपद्धति तालिका लिपिड संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थल है। और ऑप्शन डी, कोलिफॉर्म में राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला ये है वो गलत है, तो बाकी बी, सी और डी ये तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, बी, सी, डी। अंत्यझिल्ली तंत्र में हरित लोक माइटोकॉन्ड्रिया व टॉक्सिफॉर्म सम्मिलित नहीं होते हैं। अंत्यझिल्ली तंत्र में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रेक्टिकाएं शामिल होती हैं। हरित लोक माइटोकॉन्ड्रिया और टॉक्सिफॉर्म अर्धस्वायत्त अंग और अंत्यझिल्ली तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी हरित लोक और माइटोकॉन्ड्रिया ये अंत्यझिल्ली का भाग नहीं है, अंत्यझिल्ली तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संयोजन बेमेल है? तो यहाँ पे जो गलत है उसको अपने को बताना है। तो ग्लाइकोकेलिक ये संपूर्ण या स्लाइम प्रकोष्ठी सही। और दूसरा है पीली व फ्यूरी श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचनाएं, ये गलत है। तीसरा है तारक केंद्र झिल्ली विहीन कोशिकांग जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, ये भी सही है। मीजोसोम जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित विशिष्ट संरचना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीली व केंद्रीय श्वसन हेतु उपस्थित सतही संरचनाएं। पीली और फिम्ब्रिया बैक्टीरिया में सतही संरचनाएं हैं जो मुख्य रूप से सतहों से जुड़ने फिम्ब्रिया और संयुग्मन में शामिल होती हैं। शोषण में नहीं, बैक्टीरिया में शोषण कोशिका झिल्ली या लिजोसोम जैसे संबंधित संरचनाओं के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
नीचे मध्य प्रदेश तालिका के कार्य दिए गए हैं। पहला है लिपिड संश्लेषण, दूसरा स्टेरॉइड संश्लेषण, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण, चौथा निरवतीकरण, पांचवा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। चिकनी अंतर्प्रदेश तालिका से संबंधित सही कार्यों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला है जो चिकनी अंतर्प्रदेश तालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य बताने थे। इसका कार्य होता है पहला लिपिड संश्लेषण, और दूसरा स्टेरॉइड संश्लेषण, और तीसरा है निरवशीकरण। तो यहाँ पे जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो चिकनी अंतर्प्रदेश तालिका का नहीं है। जैसे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा होता है, और राइबोसोम जो है स्वतंत्र होते हैं तो जीवों में, और बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 15, कॉलम 1 में दिए गए पदों को कॉलम 2 में दिए गए उनके स्पष्टीकरण से मिलान कर नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इनको मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट में ये देखें टर्मिनाइजेशन, इसका जो मिलान है वो चौथे नंबर से सिनेप्सिस, ये होता है समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन। और केज बेटा क्रॉसिंग ओवर के पश्चात समजात गुणसूत्रों के बीच जुड़ाव का बिंदु होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये केंद्रीय प्रोटीन संकुल जो समजातीय गुणसूत्रों के संपर्क या जुड़ाव में मदद करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कर इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है, यह है सही। और राइबोजाइम उत्प्रेरक क्षमता वाले न्यूक्लिक अम्ल है, यह भी सही कथन है। प्रोटीन सदा ही एमिनो अम्लों से बने समबहुलक होते हैं, ये गलत कथन है, क्योंकि बहुत सी बार विषम बहुलक भी होते हैं। ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन है कोलेजन पूरे जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्राणी मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जीवमंडल में तो रुबिस्को एंजाइम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर 4, ए व बी का स्पष्टीकरण देखते हैं। इनुलिन फ्रुक्टोज इकाइयों से बना एक पॉलीसेकेराइड है। राइबोजाइम आरएनए अणु होते हैं जिनमें एंजाइम जैसी इस तरह की गतिविधि होती है। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, लेकिन वे हमेशा समबहुलक होमोपोलिमर्स नहीं होते हैं, वे अक्सर विषम बहुलक हेट्रोपोलिमर्स होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड जो है ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, न कि फास्फोडाइएस्टर बंधों से। फास्फोडाइएस्टर बंध न्यूक्लिक अम्लों के बीच में न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। कोलेजन पूरे जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं, बल्कि यह प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। पूरे जीवमंडल या बायोस्फीयर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, गोल्जी सम्मिश्र की सिस्टर्नी ध्रुवीय संरचना है जिसमें सिर्फ और ट्रांस फलक होते हैं, ये सही है। कथन दूसरा, शीर्ष फलक निर्माणकारी फलक है जबकि ट्रांस फलक परिपक्वन फलक है, ये बात भी सही है। तो दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम 1 को दिए गए विवरण
कॉलम 1 के दिए गए विवरण को कॉलम 2 में दी गई कोशिका विभाजन प्रावस्था से सम्मिलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मिलान वाला है, इसमें ये वाला देखें, समजातीय गुणसूत्रों के मध्य युग्मन कौन सी अवस्था में होता है, तो जाइगोटीन अवस्था में। ऑप्शन बी वाला, समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर जो पैकिटिन अवस्था होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। सी, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं वे क्रोमेटिड अलग होते हैं, ये अनाफेज अवस्था में। गुणसूत्र तर्कु भूमध्य की ओर गति करते हैं तो मेटाफेज अवस्था के अंदर ये जो बीच में आ जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह दिए गए कथनों से वर्णित किया जा सकता है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके आधार पर बताना है कि ये जो लक्षण है या ये कथन है वो लिवरवर्ट से संबंधित है, मूव से है, फर्न या जिम्नोस्पर्म से है। तो इसमें पहला देखें, पादप का थैलेसाफ होता है, यानी थैलोइड होता है। दूसरा है अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना या गेमा के निर्माण द्वारा होता है। तीसरा है बीजाणुद्विद पाद सीटा व कैप्सूल, यानी खुद सीटा कैप्सूल में विभेदित होता है। और चौथा है ये प्राय नमी व छायादार स्थानों पर होते हैं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो है लिवरवर्ट, क्योंकि थैलोइड स्ट्रक्चर लिवरवर्ट के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेमिनी के पुष्प क्रम से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लोडिकुल्स, लेमा, पेलिया। इस डायग्राम में भी बता रखा है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है जिसमें लेमा, पेलिया और लोडिकुल्स दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संघ टीनोफोरा की लाक्षणिक विशेषताओं का चयन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है स्वच्छ जलीय, दूसरा है द्विएरीय सममित, तीसरा दल कोशिकाओं की उपस्थिति, चौथा कंकट प्लेटों की उपस्थिति, पांचवा सभी उभय लिंगाश्री होते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों फोरा संघ है उसके लक्षणों को अपने को छांटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक तो हो जाएगा इनमें द्विएरीय सममिति होती है, और एक चौथा है संकट प्लेटों की उपस्थिति, और एक है सभी उभय लिंगाश्री होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। टीनोफोरा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, न कि स्वच्छ जलीय। टीनोफोरा में द्विएरीय सममिति पाई जाती है। टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं या निमोटोसिस्ट नहीं होती हैं, बल्कि क्लोब्लास्ट नामक चिपचिपी कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें शिकार पकड़ने में मदद करती हैं। दंश कोशिकाएं निडेरिया संघ जैसे जेलीफिश, समुद्री एनिमल और हाइड्रा उनके अंदर देखने को मिलती है, जो इनमें भी क्या है शिकार पकड़ने और खुद को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए काम में लेती है। टीनोफोरा में 8 बाहरी कंकट प्लेटों की पंक्तियां होती है जो इनके मूवमेंट या चलन में सहायक होती है। टीनोफोरा की सतह से जो है वो उभयलिंगाश्री होते हैं। ये जो दंश कोशिकाएं हैं वो बता रखी है निमेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भूरे शैवालों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंटिन। फाइटोएरिथ्रिन जो है वो रेड एल्गी के अंदर पाई जाने वाला पिगमेंट है, और ये क्रिप्टोफाइट और साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। बाकी फ्यूकोजेंटिन तो होता है भूरे शैवालों में, लेकिन यहाँ पे जो है वो
क्लोरोफिल ए और सी ये होता है, न कि बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए फुटों की सहायता से संयुक्त करके चयन कीजिए। तो अपन देखें, एसिलोमेटा ये एडेगियो में आता है, फेसिकोला, और स्यूडोफिलामेटा में सक्रिय, और लोफो फोरेट सिलोमेटा में आता है लिंगुला, और साइजोसिलस सिलोमेटा में पाइला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो सही। कॉलम 1 में दिए गए जंतु समूह को कॉलम 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से सम्मिलित कर नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। तो एवीज के अंदर न्यूमेटिक अस्थियां मिलती हैं, और साइक्लोस्टोमेटा में जो है जबड़ा, ये साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा विहीन कशेरुकी, एम्फीबिया में त्रिवेष्टनी हृदय होता है, त्रिचैम्बर्ड हार्ट, और इलास्मो ब्रैंकाई के अंदर बात करें तो उपास्थल अंत्य कंकाल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, कथन 1, सभी कशेरुकी कोऑर्डिनेट होते हैं लेकिन सभी कोऑर्डिनेट कशेरुकी नहीं, ये सही कथन है। दूसरा कथन, केवल कशेरुकी में ही नोटोकॉर्ड को अस्थिल या अपस्थिल कशेरुकी दंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। तो संकोचनशील दिक्तिका अमीबा के अंदर होती है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया, लैंगिक विरूपता एस्केरिस के अंदर, प्रोटोनेफ्रिडिया टीनिया के अंदर, और मेटामेरिज्म ये पेरिटिमा के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 27वां क्वेश्चन, मेंढक में सीरा पोटर का निर्माण किसके योजना से होता है? तो इसमें जो 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्चिम महाशिरा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2 अग्र महाशिरा में एक दाईं एक बाईं और एक पश्चिम महाशिरा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से फेरेटिमा में फेरेटिमा के इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया या देवर्णी उत्सर्जिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है मेरे हिसाब से जो ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं ये गलत कथन है, क्योंकि जो देवर्णी उत्सर्जिकाएं होती हैं वो नेफ्रिडिया वो एक्सोनेफ्रिक प्रकार की होती है। यहाँ पर एंटेरोनेफ्रिक दे रखा है, ये गलत है। और ये दूसरे और तीसरे में सबसे ज़्यादा सही ये लग रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर भी इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब अमीबा किसी सक्रिय शिकार जैसे एक कशाभिक या पक्षमावी जीव को निकलता है तो अंतःग्रहण की यह विधि कहलाती है। तो इसको कोशिका पालन कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, कॉकरोच के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, यानी कि ये सत्य कथन है। ये कम संवेदनशीलता व अधिक विप्रयास युक्त मौजूद दृष्टि प्रदर्शित करते हैं, ये गलत कथन है। क्योंकि कॉकरोच में मौजूद दृष्टि प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये अधिक संवेदनशीलता और कम विभेदन लो रिजोल्यूशन के साथ होती है, यानी कि कम संवेदनशीलता और अधिक विभेदन के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 को 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला है हेडोंटिक जीवन चक्र, ये है जो अनेक हरित शैवाल में क्लेमाइडोमोनास की कुछ रहती हैं, इससे ऐसे ही हो रहा है। बी डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र ये जो टेरिडोफाइट्स और डायफाइट्स के अंदर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 32, एस्केरिस के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कथन है वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला और चौथा सही है। और यहाँ पे देखें कि मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतर नाइजीरिया संघ के जीवों में पाया जाता है, जबकि एस्केरिस निम्बोटेरा संघ का प्राणी है। एस्केरिस एक लिंगी होते हैं और उनमें विखंडी खंडीभवन नहीं पाया जाता है। विखंडी खंडीभवन एनालिडा संघ के जीवों में पाया जाता है। इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेजिनेला के तेराकोशिकीय नर युग्मोद्भिद में होती हैं। तो इसमें जो है 12 एंथ्रेडियम कोशिकाएं और एक प्रोथिलस कोशिका। ठीक है, तो 12 जो एंथ्रेडियम जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 8 जैकेट सेल और 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियम सेल होती हैं। तो कुल मिला के एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद में 13 कोशिका, जो परिपक्व नर युग्मोद्भिद होता है वो 13 कोशिका होता है सिलेजिनेला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह का वर्णन दिए गए कथनों द्वारा किया जा रहा है। ये वापस देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह का वर्णन दिए गए कथनों द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें पहला देखें, वे विषम बीजाणु होते हैं, वे अगुणित लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, जड़ें सामान्य से मूसला जड़ होती है। तीसरा, बीजांड अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते हैं तथा निषेचन से पूर्व व बाद में अनावृत रहते हैं। चौथा है, विशाल डेडवुड वृक्ष सिकुआ इस समूह की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति में से एक है। तो ये जो सारे गुण हैं या लक्षण हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा ऊंचाई में सबसे जो लंबा पेड़ में सिकुआ है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर मूसला जड़ होती है और बीजांड अंडाशय से गिरे नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथन शैवाल के एक वर्ग से संबंधित है। शैवाल के उस वर्ग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इनके आधार पर मैं को ये बताना है कि किस शैवाल के बारे में है। पहला है, अलैंगिक प्रजनन जूस्पर्जिया में उत्पन्न प्रसादी के युक्त जूस द्वारा होता है। दूसरा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की आंतरिक परत व पेक्टोज की बाह्य परत से बनी होती है। तीसरा, इस वर्ग के सदस्यों में हरित लोक में पायरेनोइड नामक संग्रहीकाएं पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा, काराक्लेमाइडोमोनास व वोल्वोक्स इस वर्ग के सदस्य हैं। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफाइसी, क्योंकि काराक्लेमाइडोमोनास ये सारे क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। तो ये सारे भी टेक्नोलॉजी है। अब क्वेश्चन नंबर 36, परागण के समय एफेड्रा के नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है 5 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। सीबीएच की जो बुक है उसके अंदर भी एफेड्रा वाले चैप्टर में बता रखा है। इसके अंदर 5 कोशिकाएं होता है, जिनमें एक छोटी प्रोथीलियम, बड़ी प्रोथीलियम कोशिका, स्मॉल कोशिका, सेल कोशिका और स्पर्मेटोजेनेसिस जीनस कोशिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 शाम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा अवरोधक एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में माता की भ्रूण रुधिर के मध्य प्राशित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय कला, ऑप्शन नंबर 3।
38वां, किसी प्रजाति के विशिष्ट ध्वनि विदलन का प्ररूप दो प्रमुख मापदंडों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें जो कथन ए है, अंत कोशिका द्रव्य में वे कारक जो संकुचित तर्क के कोण में इसके निर्माण के समय प्रभावित तर्कों के कोण में इसके निर्माण के समय प्रभावित करते हैं। कथन बी, कोशिका द्रव्य के भीतर पृथक प्रोटीन की मात्रा व वितरण। उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समपीत की अंडे वाली प्रजातियां समान कोणभंगी विचलन दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पेडोफाइट में स्पोरेंजिया युक्त पत्तियों को कहते हैं, तो इनको बीजाणुपर्णीय क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसव के समय जो है एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, सेलामेंडर के पाद पुनरुद्भव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइमेट्स में पाया जाने वाला प्लेजेंटा का प्रकार है, तो हिमोकोरियल प्लेजेंटा। प्राइमेट जैसे मनुष्य बंदर में हेमोकोरियल प्लेजेंटा होता है, जिसका अर्थ है कि भ्रूण के कोरियन सीधे मातृ रक्त के संपर्क में होता है। हेमो एंडोथेरियल प्लेजेंटा जो है ट्यूबोस के अंदर मिलता है। एंडो थिलियोकोरल प्लेजेंटा बिलिया कुत्ते और बालू, और सिंडेस्मोकोरियल जो प्लेजेंटा होता है गाय भेड़। क्वेश्चन नंबर 43, एम्बोली के दौरान किन कोशिकाओं का अंत्य प्रवासन होता है? तो एंडोडर्मल व मेसोडर्मल कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, जेनेटोकेमी से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये तो सही है वैसे। आंसर 2, एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के पराग द्वारा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 45, एपोमिक्सिस है, तो एपोमिक्सिस बिना निषेचन के बीज का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 46वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है अंशवजी सतही विदलन कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है, पूर्णभंगी असमान विदलन मेंढक के अंदर, और अंशभंगी बिंबाब विदलन पक्षियों के अंदर, और चौथा है पूर्णभंगी समान विदलन सैलेमेंटर वगैरह का जो सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कॉलम 1 को डी से मिलाना है, जिसमें पहला दर का मोनोस्पोरिक 8 केंद्रक गुण को जो है वो पोलिगोनम पोलिगोनियम प्रकार के हैं, तो इसमें एक का 3 से मिलान हो रहा है, और जो बी है उसका जो 2 से मिलान हो रहा है, सी का 4 से, और डी का 1 से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूबिक बॉडी निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा पराग कणों के, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39वां क्वेश्चन है, कथन 1, पौधों में कायिक प्रजनन पद का प्रयोग सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन के लिए किया जाता है। कथन 2, क्योंकि कायिक प्रवर्धकों के निर्माण में दोनों पेचकों का योगदान नहीं होता है, अतः यह प्रक्रिया अलैंगिक है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, थॉमसन गजेल अपने अधिकार क्षेत्र को ग्रंथियों से स्रावित गंधित पदार्थ द्वारा अंकित करते हैं। ये ग्रंथियां स्थित होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्रों के नीचे। ठीक है, ये 50 तक क्वेश्चन यहाँ हो गए, और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूरे सावधानी से इनके आंसर दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के,
लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन में अगर भी ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना।